Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. I'm back with Drama Cup. Alone again without Shazia. बड़ा मुश्किल होता है भाई ये ड्रामा कप अकेले करना और सारे पॉइंट्स याद करके रखना और सोचना कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए एंड ऑल्सो द कॉन्वर्सेशन दैट आई हैव विद शाजिया. तो शाजिया, आई एम मिसिंग यू अ लॉट एंड आई एम होपिंग कि आप इस वीकेंड वापस आ रही हूँ और हम मंडे को जो ड्रामा कप करें उसमें मेरे साथ हो आप. बट आई एम ऑल्सो ग्लैड दैट शी इज़ टेकिंग सम टाइम ऑफ. कम्प्लीटली तो नहीं है, उधर से भी वो काम कर रही हैं, बट चलें ड्रामा कप से तो छुट्टी मिली हुई आपको. या सो वी हैव 4 ड्रामाज टुडे विच इज़ कभी मैं कभी तुम, दुनियापुर, सुन मेरे दिल और बिस्मिल की एक एक पहली एपिसोड्स. एंड हम दोनों को मैं थोड़ा सा टच करूँगी. आई विल स्टार्ट विद हम दोनों. एक्चुअली मुझे ना वो ड्रामा है जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रही है. मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ कि भाई अम्मा गई इजाज़ दुरानी के सामने बैग करने, ठीक है, अब्बा उनको लेकर आए, अब्बा की भी बेइज्जती हुई और अब्बा घर छोड़ के जा रहे हैं. अम्मा को किसी ने नहीं बोला और अम्मा इज़ प्लेइंग द विक्टिम और सब जो है वफा को कह रहे हैं. मुझे ना समझ ही नहीं आ रही है ये कि हम देख क्या रहे हैं. वीक स्क्रिप्ट, वीक एग्जीक्यूशन एंड आई एम क्यों, वाई डू वी हैव टू वॉच दैट. असद का कैरेक्टर अच्छा भला था, अब एकदम से वो हो जाता है. एक तो वो बुरे बुरे जुमले उसको बोलता है, उसके बाद लव बॉम्ब करता है. अपनी माँ को उसने कभी मना नहीं किया. ही इज़ होल्डिंग वफ़ा रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ दिस. ही इज़ सो बिटर. लाइक वाई डू आई वॉन्ट टू सी दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें ना मुझे कुछ समझ आ रही है. वफ़ा प्रेग्नेंट है, उसने अभी तक अपने मियाँ को नहीं बताया. क्यों नहीं बताया भाई, वो इतना वीक तो नहीं है ना. और वीक है देन मे बी यू शुड री थिंक योर डिसीजन, यू नो. वफ़ा और सुंबुल दोनों को शहरोज़ की कोई असलियत नज़र ही नहीं आती. कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आता कि भाई उसने भी कुछ प्ले किया हुआ हो सकता है. लाइक दे आर जस्ट सो मैनी वाइज के आप. और सबसे बड़ा वाई कि मैं ये ड्रामा क्यों देख रही हूँ. एंड एवरी वीक आई होप कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद कुछ बेहतर हो जाए. बट ये स्क्रिप्ट एक टॉर्चरस स्क्रिप्ट है सॉरी देखने के लिए. एंड आई डोंट थिंक आई विल बी रिव्यूइंग इट. अगर मैं रिव्यू करूँगी भी तो मैं बैश ही करूँगी. सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ बैशिंग इट, क्योंकि ना इसका सर है ना इसका पैर है, इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही. एंड आई एम वंडरिंग व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस ड्रामा. व्हाट आर वी शोइंग, यू नो. एक बिटर सा इंसान है, एक लड़की है जो फंस गई है अपनी. अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग है उन्होंने कहा वो अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, अजान समी खान कह रही हूँ, असद और वफ़ा दोनों, और वो बोलते हैं कि मोहब्बत ही तो है जो रह गई है. उफ, कितनी कोई लेम बात थी मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत नहीं है. जब मोहब्बत होती है तो उसके साथ रिस्पेक्ट और पेशेंस आ जाता है. वो सब कुछ तो आप में आ नहीं रहा है. फिर ये किस किस्म की मोहब्बत है? आई डोंट नो. इट्स ईगो, लस्ट, व्हाट इट इज़, यू नो. आई थिंक दैट्स द ओनली इंटरेस्टिंग पार्ट द ड्रामा हैज़ मेड मी थिंक अबाउट. सो येस, हम दोनों बहुत सौ के साथ हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है. आई एम गोइंग टू बी ओपन बिकॉज आई थिंक आजकल के ज़माने में जब इतने ज़बरदस्त स्क्रिप्ट आ रहे हैं तो प्रोडक्शन एंड पूरी टीम एंड द एक्टर्स बिफोर साइनिंग द प्रोजेक्ट मस्ट सी इस ड्रामे का मकसद क्या है, इस ड्रामे से हमें क्या मिलेगा. क्या हम लोगों को एंटरटेन करेंगे, हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे, या खाली सेंसेशनलिज्म हो. यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है. सो इतना दुख, इतनी बिटरनेस देखने से पहले कुछ तो रीज़न होना चाहिए, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका. दैट्स ऑल. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ कभी मैं कभी तुम. इतनी कोई सैड एपिसोड्स, इतनी कोई दुख वाली एपिसोड्स. आई थिंक जिस दिन से वो ड्रामा आया पूरे ऑफिस में ना हमारे कॉन्वर्सेशंस भी उन दोनों के मुतालिक हो रही हैं, शर्जीना और मुस्तफ़ा के. और हम सब बहुत ज़्यादा सैड भी हैं. वी आर ऑल्सो स्केयर्ड, क्या होगा, विल दे लूज़ द बेबी. मुस्तफ़ा का बिहेवियर देख के आपको गुस्सा भी आता है, आपको अफसोस भी होता है. हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुस्तफ़ा के कैरेक्टर ने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई कि मर्द जब होता है, मर्द जब प्रेगनेंसी होती है तो मर्द को भी एहसास होता है, उसके अंदर भी एक चेंज आता है. अगर कोई कपल एक्सपेक्ट कर रहा है तो सिर्फ औरत नहीं है जो इफ़ेक्ट होती है, मर्द भी होता है. उसका थॉट प्रोसेस, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी सारी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है. द ओनली इशू इज़ दैट कि वो उसको कम्युनिकेट नहीं करता. औरत जिस तरीके से कम्युनिकेट करती है, मर्द वो अपने अंदर रख लेता है. ऑल्सो हमारी सोसाइटी शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि मर्द रिएक्ट करेगा, क्योंकि मुस्तफ़ा की वो जो वॉइस ओवर था वे ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि वो कैसे अपने बच्चे को एक बेहतर फ्यूचर देना चाहता है. उसने हम सब का पर्सपेक्टिव मुस्तफ़ा के बारे में चेंज कर दिया. और वो जो सीन था जहाँ वो बैठा होता है, वो साइड पे देख रहा है, वो बच्चा आ रहा है, एंड ही सो सैड, यू नो. इट वॉज अ वेरी वेरी सैड मोमेंट, बट इट हाईलाइटेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेकिन मसला तो वही आ जाता है ना मुस्तफ़ा भाई कि आप शर्जीना को टाइम नहीं दे रहे. यू आर अज्यूमिंग थिंग्स ऑन योर ओन दैट व्हाट शर्जीना वांट्स एंड व्हाट शर्जीना डज नॉट वांट. या शर्जीना की खुशी किस चीज़ में, या बच्चे की खुशी किस चीज़ में. मे बी बच्चे के लिए आपकी तवज्जो इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द मनी दैट यू आर ट्राइंग टू अर्न, यू नो. वो चीज़ें. एंड आई फील दैट ऑल दोज कपल्स जो देख रहे होंगे कभी मैं कभी तुम, उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक
फिनोमिना होगा टू लर्न, बिकॉज शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान जो मेन चीज़ मिसिंग है वो कम्युनिकेशन है। ना मुस्तफ़ा उससे बात कर रहा है सही तरीके से, ना ही शर्जीना उससे बात करी है। लेकिन शर्जीना की चुप आपके दिल को जाके लगती है, और मुस्तफ़ा का उसकी चुप को इम्पोर्टेंस ना देना जिस तरीके से उसको देनी चाहिए, और अपनी ही चीज़ में मगन रहना आपको इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, दुख में डाल देता है, और आपका दिल चाहता है आप मुस्तफ़ा को झोड़ के बोलें, मुस्तफ़ा टॉक टू शर्जीना। बट एट द सेम टाइम आई क्वेश्चन शर्जीना, वो चुप क्यों करके बैठी हुई है। वो मुस्तफ़ा से, मतलब मैं सोच रही थी, याद है वो टाइम जब शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा अपनी गेमिंग के लिए काम कर रहा होता था, तो उसके लिए चाय बना के लाती थी, वो लाइट ऑन कर देती थी, तो मुस्तफ़ा के साथ वो अभी भी ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकती? वाई उसने उस चीज़ को अपने सर पे इतना सवार करके क्यों अपने आप को दूर कर लिया है? मैं मुस्तफ़ा के गलत काम को अंडरमाइन, या मैं गलत काम को ये नहीं कह रही कि वो सही कर रहा है, आई एम विद शर्जीना, बट आई ऑल्सो क्वेश्चन दैट शर्जीना हैज़ मेड मी थिंक दैट औरतें जो साइलेंट ट्रीटमेंट देती हैं, जो कम्युनिकेट नहीं करती, जो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि मर्द खुद ही से जान ले कि हमारे साथ क्या चीज़ गलत है, मे बी दैट्स रॉन्ग, यू नीड टू टॉक। और ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, जिसको हम पेशेंस, सब्र, तहम्मुल और वफादारी और सेक्रीफाइस बोलते हैं, अब वो मुझे लगता है टॉक्सिक हो गई है। वो एक्चुअली एक नेगेटिव टूल बन जाता है रिलेशनशिप के लिए, जो आपको पोक करता रहता है। मुस्तफ़ा को वही चीज़ ज़्यादा जाके बॉदर कर रही है। सो आई रियली विश के women should stop doing it and this drama should show them कि this is not what you need to do। उसको चाहिए, उसको बैठ के पकड़ के बोले, मुस्तफ़ा मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, जैसे एक दफ़ा उसने पहले बोला था कि आज हम बातें करेंगे, काम छोड़ दो। तो शर्जीना ये सब क्यों नहीं कर सकती? और मुस्तफ़ा, उसको क्यों नहीं ये समझ आती कि शर्जीना को सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मर्दों को प्रेशर, वर्क फोर्स का चैलेंज और ये जितनी चीज़ें उनको बाहर फेस करनी पड़ती हैं, अब उसको एक्सक्यूज़ बनाना या उसको प्रायोरिटी देना बंद करना पड़ेगा। उनको बैलेंस करना पड़ेगा, घर में क्या हो रहा है, बीवी क्या कर रही है, उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। आई थिंक मुस्तफ़ा हैज़ मेड अस ऑल थिंक अबाउट दिस। शर्जीना ने माँ बाप को क्यों नहीं कॉल किया? ये एक बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे लिए शर्जीना का कॉज बहुत अंडरमाइन हुआ था जब शर्जीना को पता है कि मुस्तफ़ा बिज़ी होता है, मुस्तफ़ा फ़ोन नहीं उठाता, मुस्तफ़ा तो पूरे दिन कुछ खाता भी नहीं है काम में। तो जब उसने कॉल की, उसने नहीं उठाया, तो उसको पता होना चाहिए था कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा, उसको अपने माँ बाप को कॉल करना चाहिए था। मे बी अगले एपिसोड में दिखाएं, डॉक्टर को कॉल की, अपनी बहन को या किसी को क्यों नहीं की। एंड मुझे नहीं लगता कि बिकॉज शर्जीना ने कॉल नहीं की और अब शर्जीना की तबीयत ख़राब हो रही है, मैं शर्जीना को विक्टिम या शर्जीना को मैं मतलब आई कैन नॉट होल्ड दिस अगेंस्ट मुस्तफ़ा। इसमें शर्जीना की मुझे गलती नज़र आती है। सो दिस इज़ हाउ वी आर थिंकिंग द ड्रामा हैज़ मेड अस सो इमोशनल एंड वी आर थिंकिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स एंड वी आर रियली स्केयर्ड, क्या वाकई दे विल लूज़ द बेबी और दे विल सेव द बेबी, और अगर बेबी लूज़ हो गया तो शर्जीना उसे माफ़ कर सकेगी। और मेरा तो ये भी सवाल होता है कि अगर सपोज़ शर्जीना हॉस्पिटल नहीं गई होती और मुस्तफ़ा की ये जो डील साइन हो गई, उसके पास पैसे आ गए, तो क्या शर्जीना बिल्कुल सही हो जाती, माफ़ कर देती मुस्तफ़ा को फॉर एवरीथिंग एंड दे वुड हैव बीन ओके? और फिर क्या गारंटी थी कि मुस्तफ़ा दोबारा ऐसी चीज़ नहीं करता जब ज़िंदगी में एक और चैलेंज आ जाता? गारंटी तो नहीं थी ना कि वो हमेशा अमीर रहेंगे। व्हाट इफ़ दे गो डाउन फाइनेंशियली और सम अदर चैलेंज? फिर मुस्तफ़ा आइसोलेट कर लेता कि मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, मैं तो हालात बेहतर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कपल्स को सोचने की ज़रूरत है। एंड ड्रामा इज़ डूइंग दिस ब्रिलियंट जॉब ऑफ हाईलाइटिंग दीज थिंग्स। जब पहली वाली एपिसोड में मुस्तफ़ा और शर्जीना की लड़ाई होती है, जब वो उससे कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा बच्चा, और पता नहीं वो कुछ और कहता है उसको, तो वो दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और वो कहती है कि हाँ मत कमाओ तुम पैसा, किसी के लिए मत कमाओ, मेरे और मेरे बच्चे के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उस वक्त बिल्कुल जो है ना, वो दरवाजे के पास जाके रुक के वापस आ जाता है, और उस वक्त आपका दिल चाहता है मुस्तफ़ा को बोलो दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाओ, टॉक टू हर यू नो। अम्मा कह रही हैं शर्जीना की कि मुझसे चला नहीं जाता है। अरे भाई चला नहीं जाता है तो बेटी को भेज दो, 2 बेटियां हैं तुम्हारी, तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती तो बेटी को भेजो। तो इस तरह की चीज़ें ड्रामा दिखा रहे हैं, बट दे डू नॉट जस्टिफाई व्हाट इज़ हैपनिंग। शर्जीना के पेरेंट्स की जो एब्सेंस है उसकी ज़िंदगी में, वो एक मुझे लगता है स्क्रिप्ट का वीक पार्ट है, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी था और उसके बावजूद मुस्तफ़ा की कमी होना इज़ स्टिल देयर, वो रहनी चाहिए थी। वी आर ग्लैड कि मुस्तफ़ा फाइनली अपना जो उसका ख्वाब था वो पूरा हो रहा है। अच्छा दिखाया उन्होंने, रियलिस्टिक दिखाया कि कहीं बाहर कोई बंदा है, उसने देखा है, वो आके इन्वेस्ट कर रहा है। और बहुत ही ट्रैजिक सीन था कि इधर वो शर्जीना जो है वो गिर रही है और उस तरफ मुस्तफ़ा का की चीज़ें हो रही हैं मुस्तफ़ा की, और मुस्तफ़ा के लिए खुश हैं, बट हमें अफसोस हो रहा है कि मुस्तफ़ा को इसकी बहुत बड़ी एक हैवी प्राइस ना देनी पड़ जाए। आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द ड्रामा, टू द प्रोडक्शन टीम। जब शर्जीना रो रही होती है
उसकी जो एक्कोज़ हैं उसके रोने की पूरे घर में, वो इतनी इम्पैक्टफुल हैं, वो आपके दिल को जाके लगती हैं और आप कहते हैं यार हम तो ऑलरेडी शजीना के लिए रो रहे थे, इससे तो इनको सुन के आपको और अजियत होती है। तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंगली आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है। अगर आप 90% इन्वेस्टेड थे तो आप 120% इन्वेस्टेड हो जाएंगे। जब मुस्तफ़ा घर आता है रात को देर से और शजीना को सोते हुए देखता है तो उसके यहाँ पे ऑलमोस्ट इज़ अबाउट टू टच हर फोरहेड। उस वक्त गाना जो लिरिक्स आ रहे हैं उसके बड़े खूबसूरत हैं, लम्स की बात होती है उसके अलावा और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे भी एकदम से मेरे जहन से निकल गई हैं, which the drama is showing, and it is so interesting to see them because I think lyrics, sound effects, जब ये सब चीज़ें करते हैं, मुस्तफ़ा जब साइन कर रहा होता है उस वक्त का म्यूज़िक भी कि दिस इज़ बिल्डिंग अप टूवर्ड्स समथिंग बिग बट समथिंग ड्रेडफुल ऑल्सो, क्योंकि शजीना के साथ बुरा होने वाला है। तो ये जो सारे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके विजुअल एक्सपीरियंस को, आपके ड्रामे के एक्सपीरियंस को एक दूसरे लेवल पे ले जाते हैं, आपकी फीलिंग्स को इन्हांस कर देते हैं। परफॉर्मेंसेज वर ग्रेट। आई थिंक हानिया डिड सच एन अमेजिंग जॉब। फ़हद मुस्तफ़ा डिड सच एन अमेजिंग जॉब। अब अगर हम अदील और रुबाब की तरफ आ जाएं तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आई थिंक रुबाब ने कोई इतने मज़े की बात है कि रुबाब को जब पता भी चल गया कि वो उस पर चीट कर रही है तो उसने एक टिपिकल रिएक्शन नहीं दिया, चीखी चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, बट उसने कहा मैं अब तुम्हें बताती हूँ। एंड इंटरेस्टिंग है कि वो भी अब इसका जवाब एक साजिश से, एक तरीके से दे रही है। उसने एक प्लान किया है और अब वो पूरी लोगों के सामने अदील की बेइज्जती करेगी। I don't know why I keep feeling a little bad for Adil. Maybe it's because it's Imad Irfani and the actor, takes over the character sometimes, sadly. लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक्साइटमेंट भी है कि अदील के साथ बहुत सुथरी होने वाली है जो उसने किया है। अब तो उसकी खैर नहीं है एंड इतनी बेइज्जती होगी और फिर शायद लोगों को सबक भी मिले कि कभी किसी औरत के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। नताशा के साथ क्या होने वाला है, आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। माँ बाप के साथ जो हो रहा है वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम जस्ट होपिंग, आई एम जस्ट विशिंग दे विल नॉट गो टू द पार्टी। ठीक है, माँ बाप परफेक्ट नहीं है, बट आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू दिस बेइज्जती, कि वो वहाँ खड़े और उनके बेटे की इतनी बेइज्जती हो रही है और उनकी भी बेइज्जती हो रही हो। पता नहीं क्यों मुझे माँ बाप के लिए बहुत फील होता है एंड आई डोंट वांट देम टू गो थ्रू दिस। आई जस्ट उनको पता चल जाए, उनको मुस्तफ़ा की वैल्यू और अदील की का रियल फेस तो पता चल ही जाएगा। आई डोंट वांट देम टू बी इन द पार्टी। सो बस मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। सो कभी मैं कभी तुम का यही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो आपको इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया है कि आप अब डर भी लग रहा है और पूरी एपिसोड में ना आप वेट कर रहे थे अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। लाइक जब जब शजीना जो है वो खाना खा रही है, मैंने कहा अब इसकी तबीयत ख़राब होगी। शजीना जाके लेट गई, मैंने कहा अब इसकी तबीयत ख़राब होगी। तो पूरा ना उन्होंने बिल्टअप करके वो वहाँ तक लेकर आए जब उसकी एक्चुअल तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। तो गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग अस ऑल एंगेज्ड एंड होप्ड टू फाइंड आउट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर शजीना एंड मुस्तफ़ा। एंड I'm appreciating the drama for highlighting men's mental health, what a young father goes through, the work pressure and how the couple goes through. जब initial euphoria मोहब्बत का ख़त्म हो जाता है तो एक दूसरे के साथ की कितनी ज़रूरत होती है, माँ बाप का क्या रोल होता है। आज शजीना के माँ बाप उसके साथ होते तो शायद शजीना इतनी नेगेटिव नहीं होती जितनी वो इस वक्त है। अदील का मकाफ़ात अमल हम सब देखना चाहते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ दुनियापुर। ओह गॉड, दुनियापुर मुझे ना वो डायन दादी, एक तो ये जो जुमला था ना डायन दादी, वो मेरे सर पे, मेरे ना दिमाग में कहीं चिपक गया। मैं ऑफिस में भी सबको कही थी डायन दादी पे कुछ करते हैं, डायन दादी पे, बिकॉज वो इतना कोई इम्पैक्टफुल था कि वाकई, बिकॉज उन्होंने पूरी एपिसोड दिखाई है। टुवर्ड्स द लास्ट 10-15 मिनट्स उसकी बहू आके उसको बोलती है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, लेकिन तुम्हें सुकून ही नहीं आ रहा। तुम अभी भी अपने बेटे को बोल रही हो कि यू विल बी ओके, यू विल हैंडल एवरीथिंग। मतलब यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस शामिर ऑल्सो, जो एक तुम्हारा पोता बचा है। तुम तो डायन हो। एंड द होल बिल्टअप वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। एपिसोड मुझे कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगी थी। कुछ आई थिंक बीच की एपिसोड्स ऐसी होंगी। शामिर का सैडनेस दिखाई थी, शामिर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ऐना का तो मुझे लगता है कि उसके भाई ने जो लेटर लिखा है वो उसने उसको कन्विंस कर दिया है। शी विल नाउ डिसाइड टू स्टे कि, और वो शायद कुछ चेंज करे, क्योंकि जो भाई की राइटिंग थी, जो भाई ने लिखा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने नौरोज़ आदम और उसकी फैमिली को इतना नहीं कुछ बोला, उसने बोला ये जो बीवियाँ हैं ना हमारे बाप की, वो फसाद की जड़ है, ये हमारा है दुनियापुर, मैं और तुम इसको रूल करेंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं नहीं हूँ तो तुम इसको रूल करो। वो जो एक बीज डाल के गया है ना, आई डोंट नो हाउ दैट्स गोना इम्पैक्ट अना, और वो कितना वो करेगी और किस तरह करेगी, बट अब कुछ अना में चेंज होने वाला है।
शामिर के साथ क्या फर्दर बुरा होगा फैमिली में कि शामिर ये चीज़ करे, ये मैं सोच रही हूँ। बट आई थिंक सरप्राइजिंग सबसे ज़्यादा था जो पुलिस का रोल निकला, क्योंकि जब वो समीर खान का कैरेक्टर जो है वो जब वहाँ पे जाके बैठता है तो आई थॉट कि अब ये कुछ वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम गिव अप नहीं करो, ये नहीं करो। तो उल्टा पता चला कि उसका बॉस कहता है कि ये तो हमने कराया है, नायाब पे जो अटैक हुआ मार्केट में वो हमने कराया था, हमारी प्लानिंग थी कि वो उस पर अटैक करे और ये सब हो जाए। तो आई वाज लाइक ओ गॉड, ये तो मतलब एक और पार्टी आ गई है, थर्ड एलिमेंट आ गया है, देयर आउटसाइड फोर्सेज हु आर प्लेइंग। सो दैट मेड द ड्रामा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अब जब वो वापस आया है तो ही इज़ लाइक अब मैं बताता हूँ, अब वो नौरा आदम को पकड़ने जा रहे हैं, बट ही हिमसेल्फ डजंट रियलाइज़ कि ही इज़ अ पॉन, मतलब पुलिस वाले हेड भी उसको यूज़ कर रहे हैं, ये लोग भी उसको यूज़ करेंगे। अब समीर खान के कैरेक्टर में ये जहन में कब बात क्लैरिटी आएगी वो आगे जाके आएगा। शुरू का वैसे आई फील रियली बैड फॉर हिम कि वो आया और वो जो दूसरा औरंगज़ेब है उसने जो उसको लगाई है, आई वाज लाइक यार बेचारे की कितनी बेइज्जती हो रही है अपनी फोर्स के सामने, और मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई उसकी औकात ही नहीं है, उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं कौन है वो। तो वो इंटरेस्टिंग था। जो निम्रा के साथ हो रहा है वो बहुत ही सैड है। और देखिए नवाब के डायलॉग्स, वो कितना उसको ना, एक तो उसको ज़बरदस्ती ले आया, उससे शादी कर ली है, वो कितनी अजियत की बात है। अब उसको उस पर भी कचौके लगा रहा है कि ये तो एक लो लाइफ घराने से आई है, गरीब घराने से आई है, इसको तो मैनर्स पता ही नहीं है। अपनी बीवी को कहता है इसको मैनर्स सिखाओ, इसको नहीं पता, और वो तो एक और एजेंडा पे, वो तो उसको खूब टॉर्चर करेंगी। सो it's very lethal, ruthless, brutal Dunyapur. It has no sympathy, no soft corners. I think the only soft elements are Shamir and Ana, और वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे, वो भी अब exist नहीं करेंगे। So Dunyapur is keeping me interested to see कि होगा क्या आगे जाके, और कुछ ना कुछ unexpected surprising होता रहता है हर एपिसोड में, जो चीज़ मुझे ये बात सबसे अच्छी लग रही है। आई थिंक ओके जी, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट ड्रामा नाउ। आई एम मिसिंग शाजिया, जब मैं और शाजिया ये बात कहते थे एक दूसरे को। सुन मेरे दिल, नामदार साहब की डेथ, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़। मतलब वो ऐसा ट्विस्ट था कि मैं हैरान रह गई जब वो चीखें मारती है ना उसकी माँ, और नामदार साहब को दिखाया कि बिस्तर पे लेटे हुए वो, और उधर से सदब भागती है, भाई भागता है, जावियार भागता है। आई केप्ट थिंकिंग दैट ही इज़ नॉट वेल और उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। बट ये कि वो ही हैज़ पास्ड अवे, उफ दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। और वो आपके दिल को जाके कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि ऑल्दो क्या सिर्फ 5 एपिसोड्स हुई थी तब तक आई थिंक, लेकिन नामदार साहब के साथ आपका एक कनेक्शन बन गया था। उनके जुमले इतने खूबसूरत थे, और उनका जो बिलाल अब्दुल्ला के साथ ताल्लुक़ है उसकी वजह से वो एक बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए थे। एंड वी वर थिंकिंग कि अभी उनका जो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का जर्नी है उसमें उनका एक रोल होगा, बट वो कोई उफ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट इम्पैक्टेड मी। द ड्रामा रियली टुक अस बाय सरप्राइज एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट होल ट्विस्ट। उससे पहले जो उनकी सदफ़ से बात हुई थी, मुझे लगता है वो कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्वर्सेशन ही आगे जो कुछ होने वाला है उस सब की जड़ है। क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली हैं ना, ऑल तो उन्होंने बिलाल अब्दुल्ला को डिफेंड भी किया सदफ़ के सामने, जब सदफ़ ने कहा कि नहीं मैंने उनके बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी है, तो वो उसको कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, उन्होंने अपने एम्प्लॉय के बारे में कभी किसी एम्प्लॉय के बारे में ऐसा नहीं बोला या सोचा, और अगर किया भी हो तो एम्प्लॉय का इससे क्या लेना देना, ताप में तो वही आते हैं तो जो दाना चुगने जाती हैं। तो वो जो कॉन्वर्सेशन थी, मुझे लगता है कि सदफ़ ने सिर्फ नेगेटिव पार्ट्स उठाए, उसने सिर्फ ये उठाया कि ओ उसके बारे में थोड़ी बहुत उसमें बुरी चीज़ें हैं, एंड या अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं किया, हाँ उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो सब जाके उसके दिमाग में बैठ गई। और उसकी माँ जो बार बार कह रही थी ना कि वो नहीं चाहते तुम जॉब करो, वो सब उसके दिल में बैठ गया है। एंड दिस इज़ व्हाट शी विल होल्ड अगेंस्ट बिलाल अब्दुल्ला। और जब उनकी शादी भी हो जाएगी, मे बी दीज आर द नेगेटिव फीलिंग्स जो आगे रोल प्ले करेंगी। उसने उसके बारे में एक ऑलरेडी खाका, एक जजमेंट बना ली अपने जहन में, वो खाका और वो जजमेंट कितनी देर में टूटेगी, दिस इज़ द क्वेश्चन, यू नो। दैट इज़ आई थिंक what the whole of the journey is going to be about। और वो जो बातें, वो अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो वो कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं ना, उनको अपने आप से डरना, उनको आसपास से नहीं डरना चाहिए, उनको अपने आप में मजबूती होनी चाहिए। वो बहुत खूबसूरत लाइंस थी जो कॉन्वर्सेशन बाप की और सदफ़ की होती है। अगेन कितनी ओपन कॉन्वर्सेशन थी, उसने कितनी कंफर्टेबली अपने बाप से इतनी बड़ी, इतनी सीरियस बातें सारी कर ली। फिर मुझे एक और पार्ट जो अच्छा लगा वो ये है कि जब वो जावियार के पास आती है डेथ के बाद नामदार की, और उससे कहती है कि तुम रोए क्यों नहीं, तो जावियार कहता है क्योंकि तुम दोनों, मैं घर का वाहिद मर्द हूँ, और तुम अगर मैं रोने लगा तो तुम दोनों का क्या होगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बच्चा है, आपने उसकी यूथ ले लिया बिकॉज सोसाइटी थिंक्स दैट अ मैन कैन नॉट क्राई, ही थिंक्स ही इज़ द ओनली गाय इन द हाउस, ही हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो ड्रामे ने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और
बड़ी अच्छे मैसेजेस कम्युनिकेट किए, हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद का जो पूरा सीन है वो बहुत सैड था, डिटेल द ड्रामा इज़ टेकिंग यू थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल्स। वो पूरा जो डेथ के बाद का सीन था, लोग आ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, हमशा आई, उसके बाद अमार आया, फिर अमार उसको ऑफ़र भी करता है, अमार देख भी रहा होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई थिंक अगली एपिसोड में बिलाल अब्दुल्ला विल कम बैक, इसमें तो बिलाल अब्दुल्ला का रोल जो था वो ज़रा कम था। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी एंड समथिंग दैट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हैपेंड। और अब आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, एंड सबकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी हैं, सबकी परफॉर्मेंसेज ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ा आता है उनको देख के। आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाजिया नहीं है तो मुझे यही होता है मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं भूल गई। सो दिस इज़ आर रिव्यू फॉर सुन मेरे दिल दिस वीक, एंड शाजिया आएगी तो नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू हम नेक्स्ट वीक करेंगे। गोइंग टू द लास्ट ड्रामा विच इज़ बिस्मिल। अच्छा जी, तो अब तौकीर को पता चल गया है कि ही स्केयर्ड, कि वाकई उसको जो ख्वाब आता है कि वाकई मूसा अपने खुदकुशी ना कर ले, और उसने उसको हिला दिया है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि तौकीर काफ़ी सीरियस था मासूमा के बारे में, लेकिन अब उसने डाइवोर्स के पेपर्स करा लिए हैं और वो रेडी हैं, उसको देने भी जा रहा है। तो क्या वाकई वो मासूमा के लिए बस एक वक्ती तौर की फीलिंग रखता था, लस्ट थी ये, तो वाई डिड ही हैव टू मैरी हर, पैसे दे के वैसे ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। बट उसने शादी की थी तो कहीं ना कहीं तो कुछ जो कुछ हो रहा है उससे एक्स्ट्रा हो रहा होगा जो उसने कमिटमेंट की, मुझे ऐसा लगता है। बट वो इतनी जल्दी मान गया उसको डाइवोर्स देने पे, दैट इज़ सरप्राइजिंग मी। मूसा का रिएक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें वो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन बाप के साथ फिर भी सही तरीके से नहीं हो रहा, वो उसको एटीट्यूड दिखा रहा है। सवेरा नदीम का जो कैरेक्टर है रिहाम का, वो इस कश्मकश में है कि मेरे साथ क्या हो गया, एंड शी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। इवन दो वो जो डाइनिंग टेबल पे सुबह नाश्ते की मेज़ पे बात होती है, तो उस वक्त हमने देखा कि जब तौकीर ने ये बोला कि मैं उसको डाइवोर्स दे दूंगा, तुम लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो एकदम से उसने ना उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसने उसके सामने कुछ रखा या उससे कुछ किया विच शोड कि ओके शी इज़ हैप्पी दैट ही हैज़ टेकन दिस डिसीजन। लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद वो कहती है मैं इसे ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो ये चीज़ तो उसके जहन में हमेशा रहेगी। एंड ट्रस्ट से ज़्यादा मुझे होता है हाउ कैन शी फॉरगिव, उसकी जो बेइज्जती हुई, उसको जो ये बुरा फील हुआ है, वो कैसे इस चीज़ से ओवरकम करेगी। ये एक बहुत ड्रामा जो है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि चीटिंग करना, दूसरी शादी कर लेना आर नॉट सिंपल थिंग्स, इनसे रिकवरी शायद हमेशा के लिए मुश्किल होती है। मूसा पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसमें, अभी दोबारा थोड़ा सा आई एम क्वेश्चनिंग, क्या वो एक वक्ती जोश था जो मूसा पे आया, क्या मूसा हैज़ काम डाउन नाउ, क्योंकि वो बाप से बात कर रहा है, जब टेरेस पे वो खड़ा होता है और बाप आके कहता है कि क्या तुम पता नहीं समथिंग लाइक कि मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं चला जाऊँ या कुछ, या तो वो कहता है अगर ऐसा होता तो आप, मैं और मामा अभी यहाँ नहीं होते। तो ही इज़ ट्राइंग टू टेल हिम दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर नॉट जस्ट ब्लाइंडली कटिंग यू आउट। लेकिन वो ये भी कहता है कि लेकिन इस शर्त मेरी आपको पता चल गई है कि आपने क्या करनी है। तो ये चीज़ बता रही है कि मूसा जो है वो स्ट्रॉन्ग है अपनी बात पे। उधर रिहाम जो है, टीरी बिल्कुल भी उसके किसी भी मैसेज का, किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा। आई वॉज थिंकिंग, जब ऑफिस का सीन दिखाते हैं मुझे लग रहा था वो ऑफिस में आ जाएगी और ऑफिस में आके उससे बताएगी, क्योंकि तौकीर को अभी तक पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। तो क्या उसे पता चल जाएगा तो क्या उसकी फीलिंग्स मासूमा के लिए चेंज होंगी, क्या वो उसको डाइवोर्स नहीं देगा। लेकिन मासूमा भी ऐसे चीज़ें जाने नहीं देने वाली। अम्मा को देखो, अम्मा ने जो सुबह मासूमा से बात की वो मुझे नहीं समझ आई। भाई, तो मासूमा के साथ साथ थी हर चीज़ में, तुमने एक या दो दफ़ा के बाद मासूमा को रोकने की कोशिश नहीं की। अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी वजह से मेरा मियाँ चला गया, मुझे नहीं पता। तो वो बड़ी अजीब सी कॉन्वर्सेशन मुझे अम्मा की लगी, बट देन आई एम थिंकिंग कि उनको इतना शौक लगा है, सो शी कैन से एनीथिंग दैट शी वांट्स। रिहाम एग्जैक्टली क्या करेगी, आई एम क्यूरियस टू सी। शी इज़ नॉट बॉदर्ड बाय व्हाट एवरीबडी इज़ सेइंग, व्हाट एवरीबडी इज़ डूइंग। उसका गोल बहुत क्लियर है कि किसी ना किसी तरीके से वो तौकीर से बात करे। अभी भी उसने तौकीर को गुस्से वाले मैसेज नहीं भेजे, उसको यही मैसेज भेजती है कि आप मेरी बात सुने तो सही, मेरे किसी मैसेज का जवाब तो दे दें। I want to know what will happen that will change Tawqir's mind, and he will choose not to divorce her. So that is all from my side आज। I hope मैंने ड्रामा अब सही कर लिया हो, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं। Were you surprised by नामदार साहब्स डेथ? Were you surprised by the twist in पुलिस वाला जो था वो दुनियापुर में? और कभी मैं कभी तुम में टीम शर्जीना और टीम मुस्तफ़ा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।